बिल्डिंग मटेरियल की इस विशेष जानकारी सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बिल्डिंग मटेरियल मतलब निर्माण सामग्री की दुनिया में एक खास सफ़र पे निकल रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी है जो सीमेंट और लाइम यानी चूने के अलग अलग प्रकारों पर काफ़ी विस्तार से बात करती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे ज़रूरी बातें निकालें। हम खासकर इनके जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़, उनकी बनावट, कॉम्पोजिशन, उनके उपयोग, यूजेस और हाँ, जो आंकड़े हैं, न्यूमेरिकल डेटा, फॉर्मूलाज और आईएस कोड्स, उनको आसान भाषा में समझें। हाँ बिल्कुल, ताकि जो लोग कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं या शायद बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें एक साफ और काम का नज़रिया मिले। तो चलिए इन मटेरियल्स की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ खास तरह के सीमेंट से। पहला है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जैसा नाम है, लगता है ये सल्फेट अटैक रोकता होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सल्फेट जो है वो मुख्य रूप से सीमेंट के अंदर जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है C3A उस पर अटैक करता है और कुछ हद तक C4AF पर भी। C4AF मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। जी हाँ, तो इसे बनाते वक्त ये खास ध्यान रखते हैं कि C3A की मात्रा 5% से ज्यादा ना हो। और एक और शर्त है, 2 गुना C3A प्लस C4AF का जो योग है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कंट्रोल करना पड़ता है। हाँ, ये 2 मुख्य चीजें हैं। इसका IS कोड है 12330। IS कोड 12330? ये भारतीय मानक है ना? जी, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ये तय करता है कि मटेरियल कैसा होना चाहिए। तो इस कोड के हिसाब से इसकी फाइननेस मतलब बारीकी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। और बाकी गुण जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट OPC से तुलना करें तो? देखिए, साउंडनेस यानी सेट होने के बाद फैलाव और सेटिंग टाइम वो तो OPC जैसे ही हैं, लेकिन स्ट्रेंथ मजबूती उसमें फर्क है। क्या फर्क है? 3 दिन में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 10 मेगापास्कल होनी चाहिए, 7 दिन में 16 और 28 दिन में 33 मेगापास्कल। अच्छा, तो 28 दिन की स्ट्रेंथ तो OPC जैसी है, पर शुरू की कम है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने C3A कम कर दिया जो शुरुआती स्ट्रेंथ जल्दी देता है, तो यहाँ अर्ली स्ट्रेंथ थोड़ी कम मिलती है। समझ गया। तो सल्फेट से बचाने की कीमत है थोड़ी कम शुरुआती ताकत। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है फिर? इसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं जहां सल्फेट का खतरा हो, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, फाउंडेशन में, अगर मिट्टी में सल्फेट है, मार्शी एरिया यानी दलदली जमीन, मरीन कंस्ट्रक्शन, समुद्र के पास के काम, या फिर कैनाल लाइनिंग, नहरों की अंदरूनी सतह। ठीक है। अगला है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। क्या ये सल्फेट रेजिस्टिंग से भी ज्यादा मजबूत है सल्फेट के खिलाफ? हाँ, सुपर नाम इसीलिए है। इसकी सल्फेट रेजिस्टेंस और भी बेहतर होती है। इसका IS कोड है 6909। IS 6909। और इसे बनाने का तरीका भी काफी अलग है। इसमें देखिए 80 से 85% ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है। 80-85%? ये तो बहुत ज्यादा है। ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये लोहा बनाने वाली भट्टियों का वेस्ट है ना? बिल्कुल, पिघली धातु का महीन पाउडर जैसा अवशेष और साथ में 10-15% हार्ड बर्न जिप्सम और बस लगभग 5% पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर। तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब वेस्ट मटेरियल का इतना बड़ा इस्तेमाल। कॉस्ट भी कम होती होगी? हाँ, कॉस्ट भी कम होती है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। और स्लैग की वजह से इसकी फाइननेस बारीकी बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 4000 cm स्क्वायर ग्राम। 4000? OPC से तो काफी ज्यादा। हाँ जी, और इसका एक्सपेंशन भी बहुत कम है, सिर्फ 5 mm तक। OPC में 10 mm तक हो सकता है। सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ करीब करीब OPC जैसे ही होते हैं। अच्छा, अब पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की बात करते हैं। हाँ, IS कोड 455, इसमें भी स्लैग है। तो ये सुपर सल्फेटेड से अलग कैसे है? अच्छा सवाल है। देखिए, सुपर सल्फेटेड सीमेंट भी टेक्निकली एक तरह का पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट ही है। दोनों में ब्लास्ट फर्नेस स्लैग मिलाते हैं। हाँ। फर्क ये है कि पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में स्लैग की मात्रा सुपर सल्फेटेड जितनी नहीं होती, पर ठीक ठाक होती है। इसके फायदे कई हैं। सल्फेट रेजिस्टेंस बेहतर होती है OPC से, कंक्रीट कम पोरस होता है, मतलब परमिएबिलिटी घटती है, पानी कम रिसता है। सही, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम निकलती है और हाँ, कॉस्ट भी कम है। हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होना ये बड़े कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है ना, जैसे डैम वगैरह में। बिल्कुल, मास कंक्रीटिंग जैसे डैम या मोटी फाउंडेशंस, जहां बहुत सारा कंक्रीट लगता है, वहां गर्मी ज्यादा निकलने से क्रैक्स आ सकते हैं।
तो ये वहाँ बहुत फायदेमंद है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स में भी खूब इस्तेमाल होता है। और एक बात, स्लैग हल्का होता है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ओपीसी से कम होती है। ओपीसी की करीब 3.15 होती है। तो ये स्लैग सिर्फ सस्ता ही नहीं, कंक्रीट की परफॉर्मेंस भी सुधारता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं एक बहुत ही पॉपुलर सीमेंट पर, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यानी पीपीसी। आईएस कोड 1489 पार्ट 1। ये आजकल इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्या खास बात है इसमें? हाँ, पीपीसी आजकल बहुत कॉमन है। इसमें ओपीसी क्लिंकर के साथ 10 से 15% हमारे स्रोत के अनुसार, वैसे आईएस कोड 35% तक भी अलाउड करता है, पोज़ोलानिक मटेरियल मिलाया जाता है। पोज़ोलानिक मटेरियल, ये क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल हैं जैसे फ्लाई ऐश जो कोयले वाले पावर प्लांट से निकलती है, या चावल की भूसी की राख राइस हस्क ऐश, या सिलिका फ्यूम, या स्लैग भी हो सकता है। इनमें खुद में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती। अच्छा, फिर ये काम कैसे करते हैं? जब इन्हें बारीक पीसते हैं तो ये पानी और सीमेंट के हाइड्रेशन से निकले हुए लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके ये सीमेंट जैसे ही बाइंडिंग कंपाउंड बना देते हैं। इसे पोज़ोलानिक रिएक्शन कहते हैं। वाह, तो इसके फायदे क्या हैं और क्या कोई नुकसान भी है? फायदे तो कई हैं। ये रिएक्शन कंक्रीट के अंदर के छिद्रों को भर देती है, तो कंक्रीट ज़्यादा वाटर टाइट बनता है, परमेबिलिटी कम होती है, और ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊपन बढ़ता है। मतलब ज्यादा लंबा चलता है। हाँ जी, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है, जो मास कंक्रीटिंग के लिए फिर से अच्छा है। कॉस्ट कम होती है क्योंकि सीमेंट का कुछ हिस्सा वेस्ट मटेरियल ने ले लिया। केमिकल अटैक, खासकर सल्फेट अटैक के खिलाफ रेजिस्टेंस भी बेहतर होती है। और नुकसान? नुकसान बस ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआती स्ट्रेंथ थोड़ी धीरे बढ़ती है ओपीसी के मुकाबले। अर्ली स्ट्रेंथ गेन स्लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ मतलब बाद में जाकर ये ओपीसी के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इंतजार का फल मीठा होता है इसमें, कह सकते हैं। इसकी फाइननेस कम से कम 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम होनी चाहिए। सेटिंग टाइम और साउंडनेस ओपीसी जैसे ही हैं। तो पीपीसी सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं है, ये कंक्रीट को असल में बेहतर बनाता है और वेस्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब एक बिल्कुल ही अलग तरह का सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट HAC, आईएस कोड 6452। आपने शुरू में कहा था कि ये पोर्टलैंड सीमेंट है ही नहीं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये पोर्टलैंड सीमेंट फैमिली का नहीं है। इसकी केमिस्ट्री, इसकी बनावट, इसके गुण सब अलग हैं। इसे बनाते हैं करीब 40% बॉक्साइट जो एल्यूमिना का अयस्क है, 40% लाइम और 15% आयरन ऑक्साइड को पिघलाकर, फ्यूजन करके। पिघलाकर? अच्छा। हाँ, इसमें एल्यूमिना Al2O3 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 32%, जबकि ओपीसी में तो ये 68% ही होती है। और क्योंकि ये पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है, इसमें C3A नहीं होता। तो सल्फेट रेजिस्टेंस अच्छी होगी इसकी? बहुत अच्छी। बिना C3A के सल्फेट अटैक का खतरा कम हो जाता है। तो फिर इसमें मजबूती किससे आती है? बाइंडिंग कंपाउंड क्या है? इसमें मुख्य बाइंडिंग कंपाउंड है हाइड्रोलिक कैल्शियम एल्यूमिनेट, खासकर मोनो कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसे CA कहते हैं। जैसे ओपीसी में C3S जल्दी स्ट्रेंथ देता है, यहाँ CA देता है, और ये बहुत बहुत तेजी से स्ट्रेंथ देता है। अर्ली स्ट्रेंथ कमाल की है। कितनी तेज? और इस्तेमाल कहाँ होता है इसका? इसी तेज स्ट्रेंथ की वजह से इसे रिपेयर वर्क में यूज करते हैं, जहां जल्दी काम खत्म करना हो। ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग के लिए बढ़िया है क्योंकि ये कम तापमान पर भी जल्दी सेट हो जाता है। और रिफ्रैक्टरी कंक्रीट बनाने में, मतलब ऐसा कंक्रीट जो बहुत ज्यादा तापमान झेल सके, जैसे भट्टियों की लाइनिंग में। अच्छा, पर इसके इस्तेमाल में कोई सावधानी, कोई रोक? हाँ, आईएस कोड 6452 कुछ खास बातें बताता है। इसके साथ कभी भी एक्सीलरेटर जैसे कैल्शियम क्लोराइड यूज न करें। ठीक है। स्टीम क्योरिंग या ज्यादा तापमान पर क्योरिंग न करें। इसे किसी दूसरे सीमेंट के साथ मिक्स न करें। और सबसे जरूरी, इसे ऐसी जगह इस्तेमाल न करें जहां आसपास का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जाने की उम्मीद हो। 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्यों नहीं? ये तो अजीब है। हाँ, ये इसकी एक सीमा है। ज्यादा तापमान पर समय के साथ इसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। इस फिनोमेनन को रिट्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं। ड्यूरेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। ओह, ये तो बड़ा पेंच है। तो ठंडी जगहों के लिए ज्यादा सही है ये। बिल्कुल। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। इनिशियल सेटिंग टाइम कम से कम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे। ये ओपीसी जैसा है,
फाइननेस भी ओपीसी जैसी। एक्सपेंशन ली चैटिलियर टेस्ट में 5 mm से ज्यादा नहीं, जो ओपीसी से बेहतर है, ओपीसी में 10 mm। और स्ट्रेंथ आपने कहा था कमाल की है। हाँ, एक दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम से कम 30 MPa और 3 दिन की 35 MPa। क्या बात है, एक दिन में 30 MPa। ये तो ओपीसी की 28 दिन की स्ट्रेंथ 33 ग्रेड के लिए 33 MPa के लगभग बराबर पहुंच गया। बिल्कुल, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जबरदस्त है। मतलब स्ट्रक्चर लगभग तुरंत लोड लेने लायक हो सकता है। वाकई बहुत तेज। अब बात करते हैं मेसनरी सीमेंट की। IS कोड 3466। हाँ, जैसा नाम है, मेसनरी सीमेंट मतलब चिनाई के काम के लिए, ईंट या पत्थर जोड़ने के लिए। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी वर्केबिलिटी। मतलब मसाले के साथ काम करना बहुत आसान होता है, फैलता अच्छा है। अच्छा, मिस्त्रियों के लिए बढ़िया है जी। इसकी प्रॉपर्टीज ओपीसी से काफी अलग हैं। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस जो है वो सीव टेस्ट से नापते हैं। 90 माइक्रोन की छलनी पर 15% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए। ठीक। सेटिंग टाइम काफी लंबा है। इनिशियल सेटिंग टाइम कम से कम 90 मिनट, 1.5 घंटा। ताकि आराम से काम कर सकें। बिल्कुल। और फाइनल सेटिंग टाइम 24 घंटे तक हो सकता है। ओपीसी में तो 10 घंटे ही होता है। साउंडनेस ली चैटिलियर में 10 mm तक और ऑटोक्लेव एक्सपेंशन 1% से ज्यादा नहीं। और स्ट्रेंथ वो कैसी होती है? स्ट्रेंथ ओपीसी से काफी कम होती है। 7 दिन में सिर्फ 2.5 MPa और 28 दिन में 25 MPa। ये आंकड़े हमारे स्रोत से हैं। हाँ। स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम में तो जमीन आसमान का फर्क है ओपीसी से। तो ये सिर्फ चिनाई के लिए ही ठीक है। मुख्यतः उसी के लिए डिजाइन किया गया है। अगला, व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट, सफेद और रंगीन सीमेंट। IS कोड 8042। ये सफेद कैसे बनता है? देखिए, सीमेंट का जो ग्रे रंग होता है वो उसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड Fe2O3 की वजह से होता है। अच्छा। तो सफेद सीमेंट बनाने के लिए ऐसे कच्चे माल, रॉ मटेरियल चुनते हैं जैसे बहुत शुद्ध चॉक और क्ले, जिनमें आयरन ऑक्साइड लगभग हो ही ना, 1% से भी कम। जब आयरन ऑक्साइड नहीं होगा तो सीमेंट का रंग सफेद रहेगा। समझ गया। और रंगीन कैसे बनाते हैं? उसी सफेद सीमेंट में 5 से 10% तक सही रंग वाला पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट मिला देते हैं। जैसा रंग चाहिए वैसा पिगमेंट। और इसका इस्तेमाल तो जाहिर है सजावटी कामों में होता होगा। हाँ बिल्कुल, ऑर्नामेंटल वर्क, टाइल बनाने में, कास्टिंग स्टोन्स, फ्लोरिंग में, प्लास्टर फिनिश में, जहां भी रंग या सफेदी जरूरी हो, एस्थेटिक कामों के लिए। इसमें एक जरूरी टेस्ट होता है, डिग्री ऑफ वाइटनेस। IS कोड कहता है ये 70% से कम नहीं होनी चाहिए। 70% वाइटनेस, ठीक है। और आखिर में एक नाम है सेलेंटिक सीमेंट, जिसे स्कॉट सीमेंट भी कहते हैं। ये क्या चीज है? ये असल में पोर्टलैंड सीमेंट नहीं है। ये एक तरह का लाइम सीमेंट है, मतलब चूने पर आधारित। इसमें हार्डनिंग को तेज करने और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 5 से 10% प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलाते हैं। POP? अच्छा, हाँ। POP मतलब कैल्शियम सल्फेट। इसे स्कॉट सीमेंट भी कहते हैं। ये नाम याद रखने लायक है। फायदा ये है कि ये सादे चूने से जल्दी सेट होता है और थोड़ी ज्यादा मजबूती देता है। अच्छा, तो ये चूने का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, कह सकते हैं। चलिए अब सीमेंट से आगे बढ़ते हैं और चूने यानी लाइम की बात करते हैं। हाँ। ये तो शायद सबसे पुराना बाइंडर है ना? बिल्कुल, हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है। सीमेंट तो बहुत बाद में आया। और आज भी सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन तो चाहिए ही। हाँ वो तो है। तो लाइम बनता कैसे है? ये बनता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जिसका मुख्य कंपोनेंट है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, उसे गर्म करके। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन। ये सीमेंट बनाने से कम तापमान पर होता है, करीब 800 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस पर। अच्छा, कम तापमान पर? हाँ, रिएक्शन होती है, CaCO3 को गर्मी दो, हीट, तो बनता है CaO यानी क्विक लाइम, और साथ में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। इसमें एनर्जी लगती है करीब 42.5 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्विक लाइम ये क्या होता है? जब हम काफी शुद्ध लाइमस्टोन, जिसमें 90-95% CaCO3 हो, को कैल्सिनेट करते हैं, तो जो सॉलिड बचता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी को क्विक लाइम कहते हैं। क्विक इसलिए क्योंकि ये पानी से बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ये कॉस्टिक भी होता है, इसलिए कॉस्टिक लाइम भी कहते हैं। और भट्टियों से ढेलों के रूप में निकलता है तो लंप लाइम भी। और जब ये पानी से रिएक्ट करता है तब क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्लेकिंग, हिंदी में चूना बुझाना। क्विक लाइम CaO पानी H2O के साथ मिलकर बनाता है स्लेक्ट लाइम या हाइड्रेटेड लाइम।
ये रासायनिक रूप से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। COH2। रिएक्शन है CaOH प्लस H2O CaOH2 प्लस हीट। इसमें क्विक लाइम अपने वजन का करीब 32% पानी सोख लेता है और फूलकर पाउडर जैसा बन जाता है। और हाँ, इसमें काफ़ी गर्मी निकलती है, लगभग 15.6 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गर्मी निकलती है? हाँ, मैंने देखा है चूना बुझाते हुए भाप निकलती है। बिल्कुल। पानी में इसका जो घोल या सस्पेंशन बनता है वो दूधिया होता है, इसलिए उसे मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। इसे बनाने के बाद जल्दी इस्तेमाल करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये पड़ा रहे तो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और फिर ये सेट नहीं होगा, बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो इसे ताज़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्रोत में लाइम की कई वैरायटीज बताई हैं, कुछ नाम तो बड़े अजीब हैं, फैट लाइम, पुअर लाइम, ये क्या चक्कर है? मुख्य कौन सी हैं? हाँ, नाम तो बहुत सारे हैं, पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, उनकी शुद्धता और हाइड्रोलिसिटी के आधार पर। हाइड्रोलिसिटी मतलब? हाइड्रोलिसिटी मतलब पानी के अंदर या नमी वाली जगह पर सेट होने की क्षमता, जैसे सीमेंट में होती है। ठीक है, तो 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? पहला है फैट लाइम। फैट लाइम। ये बहुत शुद्ध होता है, 95% से ज्यादा CaO। जब इसमें पानी डालते हैं तो ये बहुत तेजी से विग्रसली स्लेक होता है और इसका वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है। फूल जाता है, इसीलिए फैट यानी मोटा कहते हैं। अच्छा, इसलिए फैट लाइम। हाँ, रंग एकदम सफेद होता है। इसे रिच लाइम, हाई कैल्शियम लाइम या वाइट लाइम भी कहते हैं। ये प्लास्टर के फाइनल कोट और वाइट वॉशिंग मतलब पुताई के लिए बेस्ट है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी करीब 3.4 होती है। ठीक है, ये हुआ फैट लाइम। दूसरा है हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम। इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, जैसे क्ले, सिलिका, एल्यूमिना, कुल मिला के 8 से 30% तक। इन्हीं अशुद्धियों की वजह से इसमें हाइड्रोलिसिटी आती है। मतलब ये पानी में सेट हो सकता है? हाँ, यही इसकी खासियत है। ये पानी के अंदर या सीलन वाली जगहों पर भी सेट हो सकता है। फैट लाइम पानी में सेट नहीं होता, उसे हवा की CO2 चाहिए होती है हार्ड होने के लिए। हाइड्रोलिक लाइम ज्यादा मजबूत भी होता है फैट लाइम से, रंग थोड़ा मटमैला सा होता है। इसे मेसनरी वगैरह में यूज करते हैं जहां स्ट्रेंथ और पानी का प्रतिरोध चाहिए। ये अक्सर कंकर जैसे अशुद्ध लाइमस्टोन से बनता है। कंकर जो जमीन में मिलता है? हाँ, वही। तीसरा प्रकार है पुअर लाइम। पुअर लाइम में अशुद्धियां 30% से भी ज्यादा होती हैं, मतलब शुद्धता 70% से कम। ये बहुत धीरे धीरे स्लेक होता है, ठीक से हार्ड भी नहीं होता और स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। रंग भी मटमैला सा होता है। इसे लीन लाइम या इम्प्योर लाइम भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसे ज्यादातर मामूली कामों में यूज करते हैं, जैसे फाउंडेशन में, ईंटों के नीचे एक बेस कोट लगाना हो या कहीं फिलिंग करनी हो। ज्यादा महत्वपूर्ण कामों के लिए ये ठीक नहीं है। ये वर्गीकरण तो काफी साफ है। स्रोत में IS 712 कोड का भी जिक्र था, वो कैसे क्लासिफाई करता है? हाँ, IS 712 लाइम को और तकनीकी आधार पर 6 क्लास में बांटता है। क्लास ए एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक और मजबूत है स्ट्रक्चरल काम फाउंडेशन के लिए। क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिसिटी थोड़ी कम, मेसनरी मोर्टार प्लास्टर के लिए। क्लास सी फैट लाइम, जैसा हमने बात की, फिनिशिंग कोट व्हाइट वॉश के लिए। क्लास डी मैग्नीशियम या डोलोमिटिक लाइम, ये भी फैट लाइम जैसा है पर मैग्नीशियम ज्यादा होता है, फिनिशिंग कोट के लिए। क्लास ई कंकर लाइम, कंकर से बना हाइड्रोलिक लाइम, मेसनरी मोर्टार के लिए। क्लास एफ सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम दोनों होते हैं, प्लास्टर में अंडरकोट या बेस कोट के लिए। अच्छा, तो ये IS कोड और स्पेसिफिक यूज बताता है। आपने कहा हाइड्रोलिसिटी अशुद्धियों से आती है, कौन सी अशुद्धियां खास हैं? हाँ, मुख्य रूप से 3 चीजें हाइड्रोलिसिटी देती हैं। सबसे जरूरी है क्ले। यही लाइम को पानी में सेट होने की ताकत देती है। इसके अलावा सॉल्युबल सिलिका और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हाइड्रोलिसिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं। और क्या कोई चीज नुकसान भी करती है? सल्फर कंपाउंड्स अगर हों तो वो सेटिंग तो तेज कर देते हैं पर स्लेकिंग धीमी कर सकते हैं। और क्ले अगर बहुत ज्यादा या बहुत कम हो तो भी स्लेकिंग में दिक्कत आती है। समझ गया। तो ये सब सुनने के बाद मतलब व्हाट डज दिस ऑल मीन? एक बात तो साफ है कि सिर्फ सीमेंट या लाइम बोल देना काफी नहीं है। टाइप बदलते ही कहानी पूरी बदल जाती है।
तो जो लोग इन मटेरियल से काम करते हैं उनके लिए मुख्य संदेश क्या है? सबसे जरूरी बात है ये समझना कि मटेरियल की केमिस्ट्री, मतलब वो किस चीज से बना है, और उसकी फिजिकल परफॉर्मेंस, मतलब वो कैसा काम करेगा, ये आपस में सीधे जुड़े हैं। हाँ, जैसे HSC में ज्यादा एल्यूमिना से तेज स्ट्रेंथ मिली, पर वो गर्मी के प्रति सेंसिटिव हो गया। बिल्कुल। और फैट लाइम शुद्ध है तो पुताई के लिए अच्छा है, पर मजबूत नहीं है। हर मटेरियल का अपना फायदा है, अपनी सीमा है। तो प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है, कहाँ इस्तेमाल होना है, बजट कितना है, इन सब बातों को देखकर सही मटेरियल चुनना ही सबसे अहम है। सही चुनाव ही सही निर्माण की नींव है। और भविष्य को लेकर कोई ऐसा विचार जो श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करे? हाँ, एक सवाल ये उठता है कि मटेरियल साइंस इन पारंपरिक बाइंडर्स को भविष्य में और कितना बेहतर बना सकती है। क्या हम ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फ्लाई ऐश, स्लैग, राइस हस्क ऐश, इनका और स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके ऐसे नए सीमेंट और लाइम बना सकते हैं जो आज वालों से भी ज़्यादा सस्टेनेबल हों, ज़्यादा एफिशिएंट हों और शायद परफॉर्मेंस में भी बेहतर हों? ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है आगे देखने के लिए। ये वाकई एक बहुत गहरी और जानकारी से भरपूर चर्चा थी। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को सीमेंट और लाइम की इस जटिल पर बहुत ही रोचक दुनिया की एक बेहतर समझ मिली होगी। उम्मीद तो यही है। सही जानकारी होगी तभी सही चुनाव हो पाएगा, खासकर कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में। बिल्कुल, धन्यवाद।